नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक तो हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारा आज का विषय है कि सीखिए अपने से छोटों से, ज्ञान लीजिए अपने से बड़ों से और उसको सोचिए अपनी आत्मा से, मन से नहीं, क्योंकि मन चंचल होता है। तो साथियों, आज का हमारा ये टॉपिक क्यों आया है, क्योंकि हमारे पीएम साहब ने कोच्चि और बेंगलोर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किए हैं और आप सबको बताए भी हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कब से ये चालू हुआ है। तो साथियों, उसमें से कुछ चीज़ों में कुछ कम टाइम के लिए पर मैं भी उसको अपनी आँखों से देखा हूँ, उस तथ्य में कितनी सच्चाई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कितना सत्य बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए उस चीज़ों का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि हमारे पीएम साहब कितना सत्य बोल रहे हैं। तो जो ये नेचुरल गैस पाइपलाइन जो आज देश के कोने कोने में जा रही है, तो पीएम साहब ने बिल्कुल सही बोला है साथियों कि सन 1987 यानी 1987 में पहली गैस पाइपलाइन चालू हुई थी और 2014 के बीच में 27 साल में सिर्फ 15,000 किलोमीटर तक वो पाइपलाइन गई है। पर बीच में क्योंकि बड़े लोगों की बड़ी बात, छोटे लोगों की छोटी बात, तो बड़े लोगों को बड़ी चीज़ें समझ में आती है, छोटे लोगों को छोटी चीज़ें समझ में आती हैं। तो साथियों, इसके बीच में 1987 से 2014 के बीच में अगर बात करें तो 1987 में जब ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था, उस टाइम मेरी एज सिर्फ सर्टिफिकेट के रूप से अगर देखा जाए तो मैं 5 साल का था। तो मैं ज़्यादा उस बारे में ना ही जानता था, ना ही इतनी मीडिया एक्टिव थी कि मैं उसमें जान सकूं। पर साथियों, मैं जैसे पहला आपको बताया था कि मैं सिक्योरिटास इंडिया कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते करते वहाँ के मालिक को हमारा काम अच्छा लगा। मैं उनका धन्यवाद आज फिर देना चाहता हूँ। हमारे जो बॉस थे, हमारे जो गुरु थे हमारे सिक्योरिटी के टाइम के, तो मिस्टर नहीं लगाएंगे, फ्री लगाएंगे, गुरुवर लगाएंगे, अर्जुन बालिया साहब, हम आपको नमन करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि अगर आपने मेरी क्षमता को न पहचाना होता और हमें सीनियर मार्शल कंट्रोल रूम का इंचार्ज ना बनाया गया होता तो शायद मैं बहुत सारी सच्चाइयों से पीछे रह जाता। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस काबिल समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक ऐसे लड़के को दी जो बहुत ही कम पढ़ा लिखा था और जिसको बहुत कुछ चीज़ें नहीं आती थी। पर शायद आपको लगा कि सीखने वाला लड़का है, सीख जाएगा। आपने पहले मेरे ऊपर विश्वास किया, फिर बाद में अपने आप के ऊपर विश्वास किया और आज उसी विश्वास के, आपके विश्वास के दम पे मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी बड़ी बड़ी सच्चाई बोल रहा हूँ। और साथियों, मैं वो चीज़ ज़्यादा भीड़ भाड़ के एरिया में क्यों नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि देश में दंगे हों, भीड़ इकट्ठी हो, लोग अपना टाइम ख़राब करें। हम ये चाहते हैं कि जीवन में हर चीज़ लौट के मिल जाती है साथियों, पर एक समय ऐसी चीज़ है जो नहीं लौट के मिलती है। तो समय किसी का सही या ख़राब नहीं होता है, समय को सही बनाना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूं सर साथियों, तो मैं आपके सामने ऐसा बैठा हूं ज़मीन में, ये हमारी शौक़ भी है और फ़िलहाल मजबूरी भी है कि ये सामने कुर्सी रखी हुई है, हमारा डंडा भी आपको दिख रहा है, मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, पैर में प्लास्टर भी आपको दिख रहे हैं। तो हमारी मजबूरी है कि मैं ऐसा ज़मीन में बैठूं, पर मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मैं बहुत छोटे किसान का लड़का हूं, इसलिए मैं ऐसे बैठा हूं, कोई शर्म नहीं आ रही है। तो मैं उस चीज़ में बात करूं कि जो पीएम साहब ने बोला था कि 1987 में पहली गैस लाइन चालू हुई और 2014 के बीच में फिर 15,000 किलोमीटर गई। तो साथियों, मैं उसकी अगर बात करूं तो उस गैस लाइन प्रोजेक्ट में 2010 के बाद में 2010-11 के लगभग समथिंग टाइम में सिक्योरिटास इंडिया को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था सिक्योरिटी चढ़ाने के लिए। अपने भिवाड़ी से लेके राजस्थान गंगानगर होते हुए पंजाब तक के बॉर्डर में वो गैस लाइन प्रोजेक्ट काम चल रहा था।
उस टाइम में सिक्योरिटास इंडिया में पैन इंडिया कंट्रोल रूम सीनियर मार्शल की पोस्ट में जॉब करता था। तो वहाँ का सारा सिस्टम, हमारी सिक्योरिटी की पूरी देखभाल हमारे हाथों में थी। हमारे साथ में और हमारे सीनियर अधिकारी थे, जो कोई नेवी से रिटायरमेंट थे, कोई आर्मी से थे, कोई मतलब जो कोई भी थे, सिविलियन भी थे, पर अच्छे पढ़े लिखे अच्छे योग्य आदमी थे। हमारे सीओ साहब तो बहुत ही अच्छे, हमारे वीपी साहब तो इतने अच्छे लड़के थे, मल्होत्रा सर, कि हमेशा हर किसी को बेटा कह के बोलते थे और बेटा जैसा ही मानते थे। जॉब के टाइम में समझाते थे और डांटते भी थे। और हम लोगों को जब घूमने लेके जाते थे तो ये नहीं सोचते थे कि मैं इतना बड़ा कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं एक छोटे निचले ऑफिसर को लेके जा रहा हूँ। अपनी मर्सिडीज गाड़ी में बैठा के ले जाते थे, जो खाते थे वही हम लोग खिलाते थे, अच्छे से हंस हंस के बात करते थे, अपने कुर्सी की इज्जत करते थे साथियों। जब कुर्सी में बैठते थे तो वीपी रहते थे, पर जब हम लोगों से बात करते थे तो बिल्कुल अपने जैसी बात करते थे, जैसे हमारे माता पिता हमसे बात करते हैं, और बड़े अच्छे ढंग से समझाते थे। मीडिया वाले भी, इनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि सारी बात को एक साथ में समझा सकें, उनकी मजबूरी होती है, उनका मालिक जितना बोलता है उतना ही बोलते हैं। पर 10 मिनट में 5 मिनट कोई बात समझ में नहीं आएगी। अगर ये 70 साल की हमारे देश में गंदगी है तो कोई 1 साल 2 साल 10 साल में दूर होगी। पर हाँ, अब लगभग सारी गंदगियाँ दूर हो गई हैं। अब देश हमारा सक्षम हो गया है। हमारे देश के पीएम साहब बिल्कुल सक्षम हैं, अच्छे ईमानदार हैं, भारतीय विचारधारा पे हैं। तो अब उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर 2 साल के अंदर में आपका देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ, आप भी मानिए, और ये देश कह रहा है। कुछ चंद लोग हैं जिनका घाटा हो रहा है, क्योंकि वो सोने की थाली में चांदी के चम्मच से खाते थे। तो अब उनको डर है कि हमारी ये चांदी के टुकड़े टुकड़े सोने की थाली हो जाएगी, और सारे देश के पब्लिक में जो गरीब जनता है, जिनको चूस चूस के, जिनके खून को पी पी के वो अपने घर में सोने और चांदी के चम्मच ले गए हैं, उनकी अब हिस्ट्री डूबने वाली है। तो साथियों, उस गैस लाइन प्रोजेक्ट में हमारी सिक्योरिटी लगी थी। हमारे गार्ड्स वहाँ जंगलों में ड्यूटी करते थे, पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करते थे, काम चालू था। उस टाइम मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह बड़े ही मनमोहने वाले हैं। वो कभी कुछ बोले नहीं। अपने 10 साल के कैरियर में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो मन की तरह ही बिल्कुल मौन थे, कुछ नहीं बोले। बड़े साहसी आदमी हैं। 10 साल पीएम रहते हुए उनने कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप सब कुछ देखते और सहते रह गए। गलती ये है कि ना ही अच्छे के लिए बोले, ना ही बुरे के लिए बोले साथियों। तो और आज की डेट में अगर देखा जाए तो जब से हमारे ये पीएम साहब आए हैं, हमारे मोदी जी आए हैं, तो 6 साल में लगभग देश के कोने कोने में, वो तो 16,000 किलोमीटर के लगभग बोले हैं, मैं कहता हूँ कि 16,000 किलोमीटर से दूर में ये गैस पाइपलाइन पहुँच गई है और बिछ रही है, और 2 साल के अंदर हिंदुस्तान के कोने कोने में हो जाएगी। इससे हमारे देश को बेनिफिट मिलेगा। हमारे देश के उन गरीब किसानों को बेनिफिट मिलेगा जो हमारे जैसे 1 एकड़ या 2 एकड़ के काश्तकार हैं, जो मजबूर थे इन धन्ना सेठों के, इन सरकारी तंत्र जो सरकार में होते थे पर अपने लिए सरकार चलाते थे, अपने घर की सरकार बना के रखे थे, अपनी जागीर समझ लिए थे, जनता के वोट से सरकार बनाए थे, पर जनता के लिए कभी काम नहीं किया, सिर्फ अपने लिए काम किए। और जनता के हाथ में ऐसी ही बैसाखी पकड़ाया जैसे आज ये हमें मिली है। तो दोस्तों, ये हमें बैसाखी क्यों मिली है कि जो पिछले 35 दिन से हम ये सब बोल रहे थे, उसकी वजह से, उसकी देन है कि शायद किसी भाई को पसंद ना आया होगा, वो भी भटका हुआ मुसाफिर था, तो उसने मेरे से ये दुश्मनी, राजनीतिक दुश्मनी निकाल ली, मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। अब उसमें मैं सोचता हूँ साथियों कि लोग सच्चाई बोलने से डरते क्यों हैं, हमारी मीडिया क्यों डरती है। हमने मीडिया को बहुत सारा खरा खुना सुनाया था। जो हमारे मीडिया के गुरु थे, मैं सफ़ेदा रजत शर्मा जी को मानता था। एक दिन गुस्से में मैंने रजत शर्मा के लिए बोला कि आप आपकी अदालत चलाना बंद कर दीजिए, आप ये चापलूसी चुगली करना बंद कर दीजिए। पर आज साथियों में समझ में आया कि लोग खुल के क्यों नहीं बोलते हैं, सच्चाई क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको डर नहीं है। डर उन्हें है अपने बीवी और अपने बच्चों का। जैसे हमारी भी मिसेज, हमारी बीवी हमारे बच्चों की माँ हमें कहती है कि तुम्हें क्या पड़ी है सत्य बोलने की। अरे जब मैं झूठ बोलता था जब भी तो यही ऐसी हालत थी, आज मैं सत्य बोल रहा हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ।
साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साथ न भूखा जाए। तो साथियों, इसलिए सत्य बोल रहा हूं क्योंकि आज सत्य ही देश की आवश्यकता है। अगर आज भी आप लोग चुप बैठे, अगर आज भी आप लोग सत्य नहीं बोलोगे तो फिर आप कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। और आज का टाइम है सत्य देखने का और महसूस करने का नहीं। अगर आप सत्य देख रहे हो और आप सत्य महसूस कर रहे हो तो सत्य को बोलने की आवश्यकता है, निडर होकर बोलने की आवश्यकता है। और जो बिल्कुल बिना डर के बोलता है, जो निडर होकर अपने घर से निकलता है, जिसके अंदर कोई डर नहीं होता है, वो लीडर होता है। तो साथियों, डर बनाइए अपने जीवन में। हर किसी को डरना जरूरी है, पर डर के आगे जीत भी है। सत्य बोलने में आप डर मत बनाइए, सत्य आप बिल्कुल बोलिए। डरिए तो आप चोरी से डरिए, बेईमानी से डरिए, झूठ मत बोलिए, झूठ बोलने से डरिए। बहुत ज़रूरी है सत्य बोलना, सत्य की राह में चलना। साथियों, सत्य हम क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि सत्य परेशान होता है। पर वो पुरानी कहावत थी, आज से 5 साल पहले की कहानी थी कि सत्य परेशान होता है। सत्य की विजय तो होती है, हमेशा होती है। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है, पूर्ण रूपेण विजय हुई है। पर इनको परेशानी क्या हो रही है कि ऐसी विजय भारतीय जनता पार्टी की हुई है, ऐसी विजय भारतीय जनता पार्टी की नहीं, भारत माता की ऐसी विजय हुई है कि अब इन भारत के गद्दारों का, जो भारत के ही लड़के हैं और भारत माता के ही दामन को कभी जलाते हैं, कभी फाड़ते हैं, कभी चीरते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहे थे, इन टुकड़े टुकड़े गैंगों की नहीं चलने वाली है। और साथियों, जब तक मैं जिंदा रहूँगा तो मैं तो बिल्कुल नहीं चलने दूँगा। चाहे मेरी एक हड्डी नहीं, हमारे शरीर में भी 205 हड्डियाँ बची हैं। और मैं बताऊँ, 206 हड्डियों में से अभी मेरी एक हड्डी टूटी है तो कम नहीं हुई है, बल्कि एक और बढ़ गई है। 207 हड्डी हो चुकी है मेरे पास में। जब तक मैं सच्चाई बोलता रहूँगा, और मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि हमारे देश के पीएम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट में बताया कि उस टाइम जो बंद हुआ था बीच में, गंगानगर, भिवाड़ी से लेकर गंगानगर राजस्थान तक का, जो पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाता है, तो इसमें ये चंद जो हमारे सरकार के ऊपर बैठे हुए थे, तो ये प्रोजेक्ट के चालू करते थे और पैसे अपने जेब में रखते थे। फिर प्रोजेक्ट में कभी आतंकवादिता का नाम लेके कि आतंकवादियों ने गैस पाइपलाइन तोड़ दिया, कभी पब्लिक ने चोरी कर लिया, ये कर लिया। अरे सबसे बड़े चोर तो यही बैठे हुए थे। ये 2 दिन के लिए चालू करते थे, सारा माल अपनी जेब भर के इटली भेज देते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं उसके कुछ टाइम बाद में एयरपोर्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारी कंपनी का, सिक्योरिटास इंडिया का, मैं वहाँ भी जाता था तो मैं देखता था साथियों कि नोट भर भर के पूरी नई नई मारुति सुजुकी की ओमनी वैन, वो नोटों से भरी हुई सीधे सीधे जो वैन होती थी, वो विदेशियों के फ़्लाइटों के लिए सीधे फ्लाइट में घुसेड़ दी जाती थी स्टार्ट करके। और पूरी ओमनी वैन भर भर के, कंटेनर भर भर के रुपए देश के बाहर जाते थे। सुबह भी जाते थे, शाम को भी जाते थे। देश का सारा पैसा तो सोनिया मैडम ने चूस गई। और आज राहुल बाबा जो बाहर बार बार भाग के जाते हैं, तो उनको विश्वास नहीं लगता कोई मेरे पैसे हड़प जाएगा। बेईमानी की संपत्ति है। और भारत वाले जानते हैं कि चोरी का धन चोरी में, नाक कटा बेईमानी में। तो अब इनकी नाक और कान भी कटने वाली है। जैसे शूर्पणखा का राम जी ने काटा था, तो यहाँ शाह जी काट लेंगे, मोदी जी काट लेंगे, नहीं तो योगी जी काट लेंगे। कोई ना कोई तो काटेगा सच्चाई की राह में। और झूठ का मुंह काला तो होने वाला है, हो चुका है। फिर मैं बताऊं, जैसे अपने पीएम साहब ने बोला था, बिल्कुल सही बोला था। और गैस, जो अपने घरों में गैस पहुंच रही साथियों, तो गैस के कनेक्शन के लिए उन्हें लगभग 75,000 का आंकड़ा दिया है, 75 लाख सॉरी, कि इससे पहले इतनी ज़्यादा, मतलब कि गैस कनेक्शन 25 लाख थे, आज 75 लाख हो गए हैं। तो 75 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं सर। पीएम साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ज़्यादा अपनी तारीफ अपने मुँह से नहीं किए हैं। पर मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में हमारे जो ये रसोई गैस है, तो लगभग नहीं तो 125 करोड़ भारतीयों के घर में पहुंच चुकी है। आपका धन्यवाद देता हूं। फिर साथियों, जब सीएनजी चालू हुई थी, तो उस टाइम में पूरे अपने होशो हवास में था और हरियाणा के अंदर मैं नौकरी कर रहा था, मेरे सामने चालू हुई थी। तो साथियों, अगर मैं पिछले 22 साल की बात करूं, तो 22 सालों में बिल्कुल मोदी साहब सही कह रहे थे कि 900 या 900 से कम सीएनजी स्टेशन थे, या कि रजिस्टर में 900 हो गए थे, पर काम 900 नहीं कर रहे थे। दिल्ली वगैरह में, मतलब कि मैं दिल्ली से गुड़गांव के बीच में बात करूं,
मैं कंपनियों की बहुत सारी जो सीएनजी गाड़ियाँ थी वहाँ जाता था कि ड्राइवर चोरी ना कर ले, गार्ड को भेजते थे। तो साथियों उस टाइम मैं देखता था कि पूरे दिल्ली से लेकर गुड़गांव के अंदर में 4 सीएनजी के पेट्रोल पंप होते थे। तो सीएनजी गैस भरने में तो वहाँ 4 मिनट की 10 मिनट की टाइम लगती थी, पर 10 घंटे लग जाते थे साथियों सीएनजी स्टेशनों में लाइन लगाने के लिए। ये कहानी थी। आज आप देखिए कि अपने देश में इस 6 साल के अंदर में 900 से लेके बढ़ के कम से कम 10,000 अपने पीएम साहब दे रहे थे। अब इसमें मेरे को नहीं मालूम है, क्योंकि मैं रीवा में आ गया हूँ, रीवा में भी कोई सीएनजी सिस्टम नहीं है। और हाँ, बीच में दिल्ली गया था तो मैं देखा था कि हर पेट्रोल पंप में सीएनजी अवेलेबल हो गया है, सीएनजी पंप चालू हो गए हैं, और बहुत जल्दी गाड़ी खड़ी हुई नहीं कि सीएनजी भर गई। तो काम तो फास्ट हो रहा है साथियों। अगर आप सरकार का सपोर्ट करेंगे, सरकार का विश्वास करेंगे, सरकार के विश्वास के साथ सरकार के कदमों से एक कदम सरकार आगे बढ़ा रही है, अगर एक कदम आप भी बढ़ाएंगे तो 2 कदम से दुनिया का हम नाप सकते हैं। और आज पूरी दुनिया भारत को, जैसे हमारा भारत पहले विश्व गुरु के रूप में था, आज पूरी दुनिया हमारे भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहती है। पर कुछ ऐसे दुष्ट स्वभाव के कुविचार वाले आदमी हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, 132-134 करोड़ में लगभग इनके सबके मिला के जितने भी चट्टे पट्टे हैं, तो मुश्किल से 1.25 करोड़ की जनसंख्या है। तो 1.25 करोड़ इनकी जनसंख्या होती है जो पूरे देश को बर्बाद कर रहे। कहावत की तरह कि एक मछली पूरे तालाब के पानी को गंदा कर देती है, ठीक उसी तरह साथियों ये हैं। तो मैं बताऊं सर, मैं पीएम साहब से अपील करता हूं कि इनसे ज़्यादा ईमानदार आदमी जो झूठे मुकदमे में इनके सताए हुए आपकी जेलों में बंद हैं और कोई गुनाह नहीं किए हैं, गुनाह इनने किए हैं और सज़ा वो काट रहे हैं, तो उन बेगुनाह भाइयों को जेल से निकाल दिया जाए और इन गुनाहगारों को, इन देश के गद्दारों को जेल के अंदर में डाला जाए। और महोदय, इनकी पैठ बड़ी लंबी है, गांव-गांव तक भी इनके घुसे हुए हैं। हर गांव में कम से कम एक इनका चमचा है, छोटी छोटी नौकरी करके बहुत सारी बेमानी संपत्तियां बना के रखे हुए हैं। हर गांव की यही कहानी है। मैं हिंदुस्तान के एक गांव में कम से कम एक आदमी ऐसा है कि जो बहुत छोटी नौकरी करके, पर इनकी कांग्रेस की चमचेगिरी करके कुछ चंद नेता, कांग्रेस में भी सारे बेईमान नहीं हैं, कांग्रेस में बड़े अच्छे ईमानदार नेता हैं। मैं पहले बताऊं, हमारे क्षेत्र में भी, हमारे यहाँ भी कांग्रेस में अच्छे ईमानदार नेता हैं, पर वो बेईमान क्यों हो गए? क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गई पर हर बार विकारी हो, तुलसीदास जी ने लिखा था। तो चूंकि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और देश को मालूम है कांग्रेस पार्टी बेईमान है, तो पार्टी में शामिल होने की वजह से जब चोर के साथ आप रात में चलोगे और साथियों आप चोरी ना भी करोगे, जब भी आप चोर माने जाओगे। तो इसलिए साथियों चोर के साथ ही बंद कर दिए। चलना है तो दिन में चलिए, रात में बिल्कुल मत चलिए, वरना आपको कोई भी ईमानदार नहीं मानेगी। तो हमारे कांग्रेस में बड़े अच्छे हैं, पर पता नहीं कौन से ऐसी उनके विडंबना, उनके सामने ऐसी कौन सी समस्या है, कौन सी विचारधारा को लेके वो कांग्रेस में शामिल हुए और आज वो भी उनके पाप में भागीदारी हो रहे हैं। और कांग्रेस में मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 ही ऐसे लीडर हैं जो बेईमान हैं, और बेईमान नहीं है, महाबेईमान हैं, जिसको शुद्ध बोलते हैं भारतीय बात में, भारतीय विचारधारा में हरामखोर। ये हरामखोर हैं, मुश्किल से 15 से 20 ही हैं। तो अगर इनको हमारे साहब पीएम साहब अगर सवाल लेंगे और सवाल सकते हैं, अरे कितने अनशन होंगे, अभी तक तो बुरे के लिए अनशन हुए हैं, थोड़े दिन अच्छे के लिए हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर। देश की पब्लिक आपके साथ में है और अब देश की पब्लिक भी चुप नहीं बैठेगी। अब अगर ये किसान आंदोलन जैसे ड्रामा जो हमारे पंजाब के साथियों को भड़का के ये लोग कर रहे हैं, अगर अब ऐसा ड्रामा होगा तो डीएलएफ के अंदर में जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी है, डीएलएफ जो इनका ग्रुप है,
तो डीएलएफ के कोई भी टावर टूटेंगे नहीं, बचेंगे, एक कांच भी नहीं टूटेगा। पर मैं गारंटी देता हूं कि अब आंदोलन होंगे, ज़रूर होंगे, पर रोड पे नहीं होंगे। मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर आप सत्य में आंदोलन करवा रहे हो, अगर प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि किसान सही हैं, तो उनका आंदोलन आप डीएलएफ के टावरों में करवाइए, अपनी बिल्डिंग में आप उनको जगह दीजिए। आप जो एसी बिल्डिंग, इतनी सारी बिल्डिंग है डीएलएफ के नाम से बना रखे हो, सारे हरियाणा की, फरीदाबाद की, पूरे एनसीआर की नहीं, भारत की, देश की लगभग बहुत सारी ज़मीनें आपने हड़प ली है, चोरी कर ली है, जनता के मुंह से छीन लिए हो, निवाला छीन लिए हो। हमने अपनी आंखों से देखा है कि आपका जब डीएलएफ 1 to 10, 1 से लेके 10 तक की बिल्डिंग, जिसको डीएलएफ नंबर 1 to 10 का नाम से जाना जाता है, डीएलएफ फेज़ 3 के नाम से गुड़गांव के अंदर जाना जाता है, वो जब डीएलएफ फेज़ 3 आप बसा रहे थे, तो उसके बगल में जो चकरपुर, सिकंदरपुर नाम के जो गांव पड़ते हैं, नाथूपुर नाम का जो गांव पड़ता है, तो नाथूपुर के किसानों को कैसे आपने डंडे बरसवाए हैं। हुड्डा जी की सरकार थी, हुड्डा जी आज किसानों की बात करते हैं। जिस दिन नाथूपुर, चकरपुर और सिकंदरपुर के किसानों के ऊपर आप डंडे बरसवा रहे थे डीएलएफ के लिए, उस दिन आप कहाँ थे? पर उस दिन आप, पब्लिक आपका विरोध क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों आपकी सरकार थी। तो आज तो हमारी सरकार तो एक डंडे मारने नहीं जा रही है, किसी की ज़बरदस्ती नहीं हड़प रही है। और ज़मीन वो क्यों हड़पेगी? आज की सरकार तो ज़मीनें आपको दे रही हैं साथियों, हड़पने की तो बात नहीं। खूब रही है बेटा। अभी हमारे बच्चे लोग हैं, ट्यूशन पढ़ने आए हैं, इनकी भविष्य के लिए। आपके भी घर में साथियों ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे भाई हमारा वहाँ से बैठे बैठे सुन रहे हैं। तो अपने लिए ना सही साथियों, अपने बच्चों के लिए आपको ध्यान देना होगा। इन भ्रम फैलाने वालों से दूर हटिए, अपने बच्चों के लिए सोचिए। क्योंकि हम तो जैसे कहते हैं ना कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी जनाबे आली, पर आपका क्या होगा? तो आपका भी कट जाएगा, आपके बच्चों क्या होगा? ये सरकार जो कर रही है तो आपके बच्चों के लिए कर रही है। हमारे जैसे पैर टूट जाने के बाद में आपके बच्चों की मानसिकता ना टूट जाए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इससे पहले की जो सरकार थी साथियों, वो मन को तोड़ रही थी, और ये सरकार मन को जोड़ रही है। उसने पहले बोला है सबका साथ सबका विकास, तो विकास तो कर रही है, पर सबका साथ मिलेगा जब तो। और जहाँ जो जितना साथ दे रहा है सरकार का, वहाँ उतना विकास हो रहा है। और साथियों, जैसे अपने पहले एक कहानी बताया था कि आने वाली बड़ी बीमारी है, उस बीमारी से कैसे निपटेंगे, तो आज हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे न्यूज़ चैनल में ये दिखा दिया है कि बर्ड फ्लू। तो साथियों, कल का हमारा सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन आज कर रहा हूँ कि बर्ड फ्लू क्या है, यह फ्लू क्यों फैल रहा है, इसका कारण क्या है और इसका उपाय क्या है, और ये बीमारियां क्यों हो रही हैं। तो आप जितने भी आदमी मेरे से लाइव जुड़े हैं, तो प्लीज़ इस सब के लिए आप कमेंट करके बताएं। नहीं बता पाएंगे तो हम कल की अपनी स्पीच में बताएंगे आपको कि बर्ड फ्लू क्या है और क्यों फैल रहा है, इसके रोकने क्या क्या तरीके हैं, इसमें हम बात करेंगे। और साथियों, फेसबुक में आए हैं, अभी जो हमने फेसबुक में डाला है वही हमारा एक चैनल है द विंध्या भारत, उसकी विशेष पहचान है चैनल तो द विंध्या भारत के नाम से बहुत सारे बने हुए हैं, पर विशेष पहचान है कि जो तिरंगा झंडे का जो चिन्ह है वो हमारे निचले हिस्से में है, तो उसको देख के आप सब्सक्राइब करिए। साथियों, ये स्पीच मैं अपने न्यूज़ चैनल में डालूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। आज आप सब बच्चे सयाने जितने भी देख रहे हैं, सच्चाई बोलने के लिए सब तैयार हैं, बगैर डरे सच्चाई बोलिए। अगर आपको डर लगता है तो प्लीज़ चुपचाप हमें आप अपने वीडियोस बना के अपनी स्पीच में लिख के हमें दे दीजिए। मैं आप किसी का नाम नहीं लूँगा साथियों, मैं यही बोलूँगा कि हमारे फलाने फ्रेंड ने, फलाने का नाम नहीं लूँगा, इतना बोल दूँगा हमारे बहुत, सबको मालूम है हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। हमारे रीवा ज़िले में कम से कम नहीं तो 50,000 दोस्त हो चुके हैं। तो मैं बताऊं कि 50,000 दोस्तों में सबसे ज़्यादा पटेल जाति के हैं। फिर हमारे बगल में कुशवाहा हैं, हमारे गांव में तो कुशवाहा हैं हमारे दोस्त। फिर हमारे पड़ोस गांव में लगभग 10,000 15,000 की बस्ती मुसलमानों की है, हमारे मुसलमान भी दोस्त हैं। हमारे पंडित ठाकुर हर जाति के दोस्त हैं। तो हमारे सारे दोस्त अपने अपने विचार देते रहते हैं साथियों, उन्हीं विचार को हम लिख के आपके सामने देते हैं। किसी का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि बेचारे डरते हैं
कि मेरा नाम आ जाएगा तो मेरे भी बच्चों को परेशान करेंगे, तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे। मैं ताकतवर हूँ, परेशानी ताकत वाले आदमी के पास में आती है। तो साथियों, जब तक ये मेरा है ना, जब तक मेरे दिमाग चल रही है, जब तक मैं सच्चाई बोलता रहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जो इतना हमें टाइम देते हैं, इतना प्यार देते हैं, यही हमारी ताकत है। आप ऐसे हमें ताकत बनाए रखिए और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कुछ हमको भी इनकम आने लगे। यूट्यूब देती है, विदेश के पैसे हैं, हाथ पैर टूट गया है, लूला लंगड़े हो गए हैं, तो कुछ पैसे मिलेंगे, दवाई करवाएंगे। ठीक है, आरओ का काम करता हूँ, आप लोगों को मालूम ही है। तो मैं चाहता हूँ कि अब ये डंडे का सहारा, जैसे आप देख रहे हो, हमारी मैडम जी चाय पीने के लिए बुलाने आई हैं, इसलिए आपसे हम आखिरी सलाम भी आज का लेते हैं, आज का, पर थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे। और जैसे बोला ना, मैं रजत शर्मा जी के बारे में बोला था, बेचारे सच्चाई के बोलते हैं कि उनकी भी शादी हुई है, उनके बच्चे हैं, उनकी भी मैडम जी उनको मना करती होंगी, भैया उतना ही बोलना, भी बच्चे ख्याल करके। इसलिए रजत शर्मा जी भी उनका ख्याल करके बोलते हैं। तो हम उनसे माफ़ी मांगते हैं कि गुरुवर, आप मेरे गुरु हो, आप बहुत ईमानदार आदमी हो, हमने आपका दिल दुखाया है, प्लीज़ हमें माफ़ करिएगा। इसी के साथ में मैं अपनी स्पीच बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। द विंध्या भारत, नीचे में पूरा अपना झंडा है, तिरंगा झंडा है, पूरा अशोक चक्र के साथ में कंप्लीट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।